हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की कोग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन। तो पूछा गया है कि वाइगॉट्स्की के अनुसार कोग्निटिव डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करती है। तो हम जानते हैं कि जो वाइगॉट्स्की हैं वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट दी है। और इनके अनुसार किसी भी बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट में उसकी सोसाइटी और कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने सोसाइटी और कल्चर की इंपॉर्टेंस को काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज किया है कि ये हमारी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनके अनुसार जो सोशल इंटरेक्शन है वो लर्नर की डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सोशल इंटरेक्शन। कि जो आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो आपकी सोशल इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने फोकस किया है कि जो बच्चे हैं वो दूसरे स्किल्ड लोगों से, मतलब कि जिनको ज़्यादा नॉलेज है किसी चीज़ की, उनसे इंटरेक्ट करके वो बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेज 3 एट लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी इज रेफर टू एज। तो पूछा गया है कि कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में जो लेवल 2 है, तो इसमें जो स्टेज 3 है उसका नाम क्या है। तो हम जानते हैं कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और इन्होंने थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दी है। और इसकी थ्योरी में 3 लेवल्स हैं और हर एक लेवल में दो दो स्टेजेस हैं। तो हमारे पास टोटल 6 स्टेजेस हैं। तो जो आपकी लेवल 2 है, यहाँ पर आपकी स्टेज 3 और 4 आ जाते हैं, जिसमें से जो आपकी स्टेज 3 है इसका नाम है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेमोरी कैन बी कंट्रोल्ड कॉन्शियसली एंड फॉर विच वी आर अवेयर ऑफ इन सम फॉर्म। तो पूछा गया है कि वो कौन सी मेमोरी है जिसे हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं और जिससे हम कुछ हद तक अवेयर होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक्सप्लिसिट मेमोरी। जो आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी है ये ऐसा मेमोरी सिस्टम है जिसे कि हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किससे एल्बर्ट बंडूरा संबंधित है। तो जो एल्बर्ट बंडूरा है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सोशल लर्निंग थ्योरी। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये जो थ्योरी है इसे हम लर्निंग थ्रू इमिटेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। तो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी से नहीं है। तो यदि हम बात करें कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी की, तो इनका मानना है कि जो लर्नर है वो अपनी नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मतलब कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये इस बात पर जोर डालते हैं कि जो लर्नर है वो एक्टिवली एंगेज रहता है उन लर्निंग मटेरियल्स में, टास्क में, जो कि उसकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, यहाँ पर जो लर्नर होगा वो हमेशा एक्टिवली एंगेज रहेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कि जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी से एसोसिएट नहीं करता। जो आपका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है ये एक टीचिंग मेथड है जहां पर टीचर इंफॉर्मेशन को, डाटा को सीधे यानी डायरेक्टली स्टूडेंट को डिलीवर करता है थ्रू लेक्चर्स और डेमोन्स्ट्रेशंस। तो ये जो मेथड है यहाँ पर जो लर्नर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी। तो आपको बताना है कि जो स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी है इसके अनुसार इसमें से कौन सा मेमोरी का सिस्टम नहीं है। तो जो आपका स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी है उसमें आपका वर्किंग मेमोरी नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वर्किंग मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी reinforce the desired response every time it occur we are using।
तो जब भी हम डिजायर्ड रिस्पॉन्स को जब भी वो हो रहा है, जब हम उसे हर बार रीइंफोर्स करेंगे, हर बार रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तो मतलब कि यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट का यूज कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वर्क्स हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक इन हिज क्लास, द टाइप ऑफ मोटिवेशन बिहाइंड हिज वर्क इज। तो पूछा गया है कि जब कोई स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक लेने के लिए, तो ये किस तरह की मोटिवेशन है। तो यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की, तो हमारे पास दो तरह की मोटिवेशन होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, ये हमें बाहर से मिलती है, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा होती है। यहाँ पर हम किसी एक्टिविटी को इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर या तो हमें कोई चीज मिल रही होती है, मतलब इस चीज को अचीव करने के लिए हम उस चीज को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडिविजुअल किसी रिवॉर्ड को लेने के लिए किसी काम को कर रहा है, या फिर पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए किसी काम को कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो मोटिवेशन है उसकी बाहरी मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। दूसरी तरफ जो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये हमें अंदर से आती है, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है जो कि हमें अंदर से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई इंडिविजुअल है, उसे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, तो यदि वो इंडिविजुअल पढ़ रहा है, वो घूम रहा है, तो मतलब कि क्या है, वो उसकी आंतरिक मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक्टिविटी को, मतलब जो भी वो काम होगा, हम उसको एंजॉय करते हैं, हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, मतलब कि हमें उसे करके मजा आता है। तो ये कैसी आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। अब ये जो स्टूडेंट है, ये क्लास में सिर्फ फर्स्ट रैंक लाना चाहता है, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, तो मतलब कि ये क्या है, उसकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन द डैश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो लर्निंग है, ये किसी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज लाती है, अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव लाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बिहेवियर। ये जो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। तो पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर की जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसका नाम क्या है। तो जो हार्वर्ड गार्डनर हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें, तो जो थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है, इसे थ्रस्टन के द्वारा दिया गया है। और जो ट्रायर्किक थ्योरी है, इसे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। और जो टू फैक्टर थ्योरी है, इसे चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो बुक है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट R.M. गैगने के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो आपको बताना है कि जो फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की थ्योरी है, वो किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, इसे रेमंड कैटल के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रेमंड कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। तो जो पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी होता है, इसे हम एमनीशिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी स्ट्रेटजी वर्क्स बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेमोरी स्ट्रेटजी है, वो है आपकी रिहर्सल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रिहर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटूज ऑफ लर्निंग आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंडिकेटिंग अ पीरियड वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड। हु सेड दिस। तो आपको बताना है कि जो प्लेटूज ऑफ लर्निंग है, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लर्निंग प्रोसेस का, जो ये चीज बताती है कि ये वो पीरियड है जहां पर परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये चीज कही है रॉस ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो द हायरार्की ऑफ नीड्स डज नॉट इंक्लूड।
तो आपको बताना है कि मैस्लो के अनुसार इनमें से कौन सी नीड हायरार्की ऑफ नीड में नहीं आती है। तो जो नीड नहीं आती है वो है आपका ऑप्शन ए, साइकोलॉजिकल नीड। अब यदि हम बात करें मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड की, तो यहाँ पर सबसे नीचे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, उसके ऊपर आपकी सेफ्टी नीड, फिर आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस, उसके ऊपर आपकी एस्टीम नीड्स, और सबसे ऊपर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आ जाती है। तो आपने इस ऑर्डर को एज इट इज लर्न करके रखना है। एग्जाम में बहुत बार इसके ऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाए कि जो आपकी लोएस्ट ऑर्डर की नीड है वो कौन सी है, या फिर हाईएस्ट ऑर्डर की नीड कौन सी है, या फिर आपकी सेकंड ऑर्डर की नीड कौन सी है। तो यहाँ से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस ऑर्डर को ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो है आपका ऑप्शन डी, पी बॉडी पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी टेस्ट दिए गए हैं ये सभी आपके नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स लॉजिकली। तो आपको यहाँ पर मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उनको एक सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाएंगी, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी नीड्स, फिर आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर उसके बाद आपकी एस्टीम नीड्स, और सबसे ऊपर आ जाती हैं आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो जो सही ऑर्डर है वह है आपका ऑप्शन ए, 1 2 4 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMPI इज द टेस्ट यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि जो MMPI है इसका इस्तेमाल हम किस चीज को मेजर करने में करते हैं। तो जो आपका MMPI है इसका फुल फॉर्म होता है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, और इसका इस्तेमाल हम पर्सनैलिटी के असेसमेंट में करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाइगॉट्स्की थ्योरी द रेंज बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद हेल्प इज कॉल्ड। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो इस एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स है, टास्क है, उनको पूरा कर पा रहा है, ठीक है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। तो ये जो एरिया है हम उसे इसका जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाहर का जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है, मान लीजिए ये वो सारी चीजें हैं जिनको वो किसी की हेल्प के थ्रू, किसी की गाइडेंस के थ्रू पूरा कर पा रहा है, उन्हें कंप्लीट कर पा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो एरिया है, ये जो रेंज है, इसको हम क्या कहेंगे। तो इसको हम कहते हैं ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना है कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये वो वाला एरिया है जहां पर बच्चा किसी की असिस्टेंस के थ्रू, हेल्प के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू चीजों को कर पाता है। और यहाँ पर जो पर्सन, जो इंडिविजुअल बच्चे की हेल्प करता है, उसको गाइड करता है, उसे हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। और यहाँ पर जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है, जो गाइडेंस दी जाती है, सपोर्ट दिया जाता है, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और आपको याद रखना है कि ये जो हेल्प है, ये जो गाइडेंस है, सिर्फ तब तक दी जाती है जब तक कि बच्चा उस टास्क को अकेले करने में सक्षम ना हो जाए। तो जो स्कैफोल्डिंग है ये एक तरह की टेम्परेरी हेल्प होती है, टेम्परेरी असिस्टेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ टास्क दिशा इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की's आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ। आपसे पूछा गया है कि जो दिशा है वो किसी टास्क को करते समय खुद से ही बात कर रही है कि वो इस टास्क को कैसे प्रोसीड करेगी, कैसे करेगी। तो आपको बताना है कि लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार ये जो प्राइवेट स्पीच है ये किस चीज का साइन है। तो ये आपका सेल्फ रेगुलेशन का साइन है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सेल्फ रेगुलेशन। अब यदि हम बात करें स्पीच की, तो जो वाइगॉट्स्की हैं इन्होंने 3 तरह की स्पीच की बात की है, आउटर स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। जो आपकी आउटर स्पीच है उसे हम सोशल स्पीच भी कहते हैं, मतलब कि जिसका इस्तेमाल हम दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद जो आपकी प्राइवेट स्पीच है यह आपकी लगभग 3 साल के आसपास से शुरू हो जाती है। तो जब इंडिविजुअल अपने आप से ही लाउडली बात करते हैं तो उसको हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जब भी हम अपने आप से जोर से बात करेंगे, लाउडली बात करेंगे, तो उस चीज को हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और वाइगॉट्स्की के अनुसार ये इंडिविजुअल को, ये बच्चों को हेल्प करती है उनके अपने बिहेवियर को गाइड करने के लिए।
मतलब कि खुद को रेगुलेट करने के लिए जो प्राइवेट स्पीच है ये बच्चे की हेल्प करती है। इसके बाद हमारे पास जाती है इनर स्पीच। तो जब हम अपने आप से अपने मन में बात करते हैं उसको हम इनर स्पीच कहते हैं। इसी के साथ प्राइवेट स्पीच के बारे में आपको याद रखना है कि जहां पर वाइगोट्स्की ने बात की है कि जो प्राइवेट स्पीच है ये बच्चे को उनके बिहेवियर को गाइड करने में हेल्प करती है, तो दूसरी तरफ जो जीन पियाजे हैं उन्होंने इसी स्पीच को ईगोसेंट्रिक स्पीच भी कहा है। तो आपने इस पॉइंट को भी नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशंस लाइक एंगर, फियर, जेलसी एटसेट्रा विच आर हार्मफुल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट आर टर्म्ड एज। तो पूछा गया है कि एंगर, फियर, जेलसी जैसे इमोशन जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल हो हम उन्हें क्या कहते हैं। तो इस तरह के इमोशंस को हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नेगेटिव इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोट्स्की फोकस्ड ऑन डैश डैश एंड डैश। तो आपको बताना है कि जो वाइगोट्स्की हैं इन्होंने किन चीजों पर फोकस किया है। तो इन्होंने लैंग्वेज, कल्चर और नॉलेज पर फोकस किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लैंग्वेज, कल्चर एंड नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरिस्ट इज नोन फॉर हिज स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो जो आपकी स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिगमंड फ्रॉइड। जो सिगमंड फ्रॉइड है इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस दी हैं: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बीने साइमन स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिश इन इंडिया। तो पूछा गया है कि इंडिया में पहली साइकोलॉजिकल लैब कब एस्टैब्लिश हुई। तो ये आपके 1916 में हुई। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स सजेस्ट दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज। तो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड के अनुसार जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है आपकी हाईएस्ट ऑर्डर की नीड है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द हाईएस्ट लेवल नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्कीज थ्योरी। तो आपको बताना है कि वाइगोट्स्की की थ्योरी के अनुसार इनमें से कौन सी एक्टिविटी स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल है। हमने अभी बात की थी कि जो स्कैफोल्डिंग है इसका मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प, गाइडेंस, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग हिंट्स, प्रॉम्प्ट्स एंड गाइडेंस एज अ स्टूडेंट वर्क्स ऑन अ चैलेंजिंग टास्क। मतलब कि जब कोई स्टूडेंट किसी चैलेंजिंग टास्क पर काम कर रहा है तो उसे हिंट्स देना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, दैट इज योर एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन द प्राइमरी फोकस ऑफ द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन स्टेज इज। तो आपसे पूछा गया है कि एरिक एरिक्सन के अनुसार जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की स्टेज है इसका मेन फोकस कहाँ पर रहता है। तो इसका जो प्राइमरी फोकस है वो रहता है फॉर्मिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फॉर्मिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग selected sensory information into the focus for processing। तो आपको बताना है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जहां पर हम selected sensory information को फोकस में लाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अटेंशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन साइकोलॉजी केस स्टडीज आर यूज्ड टू। तो पूछा गया है कि मनोविज्ञान में केस स्टडी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन अबाउट बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट। मतलब कि क्लाइंट के बिहेवियर के बारे में एक जनरल कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट फॉलोज फॉलोइंग पैटर्न। तो जो आपकी प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है इसका मतलब है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपकी सेंटर टू पेरिफेरी होती है। मतलब कि अंदर से बाहर की ओर होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेंटर टू पेरिफेरी। इसी के साथ आपको स्पेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का भी पता होना चाहिए। तो जो स्पेलोकॉर्डल है उसका मतलब है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपकी सिर से पांव की ओर होती है। मतलब कि हेड टू टो होती है। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।